नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विजन आईक्यू। दोस्तों, आज के जो लेक्चर होने वाला है ये एनसीईआरटी बेस का है। एनसीईआरटी बेस का और क्लास 12th का ये फिजिक्स हम लोग देखेंगे। फिजिक्स जो फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्ज, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे और देखेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है। और इसको देखिए, एक चीज़ मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता हूँ कि इसमें जो मैंने ये डिफिनेशन लिखा हूँ यहाँ पर, तो ये तो हो गया किताबी भाषा। हमारे किताब में क्या डेफिनेशन देता है, तो इस पर आप ध्यान मत दीजिएगा। बस ऐसे इसको डेफिनेशन इसको डेफिनेशन ही लीजिएगा। मैं जिस वे में पढ़ाऊंगा आपको, मैं ज़्यादा से ज़्यादा यही कोशिश करूंगा कि जिस वे में मैं आपको पढ़ाऊं वो इजीली आपको तुरंत समझ आ जाए और आप उसको समझने की कोशिश आप भी करिएगा। मतलब मेरे साथ ऐसे कोऑर्डिनेट करिए तो आप भी इसको आसानी से समझ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले आपसे एक ही चीज़ का मैं हमेशा रिक्वेस्ट करता हूं कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और पूरी वीडियो देखने के बाद अगर आपको कुछ समझ आता है इस फिजिक्स में, तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और जो आता है इलेक्ट्रिक चार्ज, व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज, तो यहाँ पर जो भी डिफिनेशन है अगर लिखना चाहते हो तो लिख सकते हैं, लेकिन मैं आपको देखिए बताता हूँ। इलेक्ट्रिक चार्ज, सबसे पहले तो बात करते हैं जो इलेक्ट्रिक चार्ज की, ये होता क्या है। तो सोचिए, एक तरह का एक गुण ऐसा है, प्रॉपर्टी एक ऐसा है इलेक्ट्रिक चार्ज का, जो कुछ कणों में होता है, कुछ कणों में होता है। ऐसा प्रॉपर्टी जिसको हम गुण बोलते हैं, जो कुछ कणों में होता है। जैसे इलेक्ट्रॉन हो गया, फिर से प्रोटॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया। इससे क्या होता है, वो एक दूसरे पर ऐसे फोर्स लगाते हैं। जो कुछ कण ऐसे होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं, तो उसमें एक दूसरे पर ये फोर्स लगाते हैं। तो यही होता है इलेक्ट्रिक चार्ज, जिसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, वैद्युत आवेश। तो अगर इसका किताबी डेफिनेशन देखेंगे तो इसका यही होता है कि विद्युत आवेश पदार्थ का एक मूल ऐसा गुण होता है जिसके कारण वह विद्युत क्षेत्र में बल का अनुभव कराता है, बल्ब का अनुभव कराता है। और ये दो प्रकार का होता है। इसको हम लोग दो प्रकार से देखते हैं। जैसे ये दो प्रकार का होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है जिसको धनात्मक आवेश हिंदी में बोलते हैं, और दूसरा नेगेटिव चार्ज होता है जिसको ऋणात्मक बोलते हैं। जैसे एक नियम मान लीजिए, एक जैसे जो आवेश होते हैं उसको लाइक चार्ज, जो एक जैसे आवेश होते हैं, मान लीजिए प्लस प्लस है तो उसको लाइक चार्ज बोलते हैं, एक जैसे आवेश बोलते हैं। ये एक दूसरे से रिपल करते हैं। रिपल मतलब ये दूर धकेलते हैं एक दूसरे से। जब ये सेम चार्ज के अगर रहेंगे तो ये एक दूसरे को दूर धकेलेंगे। मतलब इनमें जैसे चुंबक आपने देखा होगा, तो चुंबक को अगर सेम पॉजिटिव पॉजिटिव रखेंगे तो वो एक दूसरे के साथ ऐसे दूर भागता है। वैसे ही अगर वो अलग अलग आवेश रहता है, मान लीजिए अलग अलग आवेश का मतलब ये हो गया कि एक माइनस है और एक प्लस है, तो ये एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट होते हैं, एक दूसरे के पास ये आते हैं, आकर्षित होते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने एक प्लास्टिक का रूलर ले लिया है। प्लास्टिक का एक रूलर आता है जिसको पटरी बोलते हैं। अपने बाल पर ये रगड़ते हैं। ये मान लीजिए आपका बाल हो गया, ये अगर अपने बाल पर रगड़ते हैं तो इनमें एक आवेश निगेटिव चार्ज आ जाता है। रूलर में क्या होता है, निगेटिव चार्ज आ जाता है, इलेक्ट्रॉन माइनस इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज आता है। अगर इसको रूलर को छोटे छोटे कागज के टुकड़ों पर ऐसे ले जाते हैं, कागज के टुकड़ों पर, तो ये क्या करता है, अपनी ओर आकर्षित करता है। जैसे आपने बचपन में वैसा किया होगा, तो वो एक अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। तो ये जो होता है ना, आकर्षित करने की जो प्रक्रिया होती है इस रूलर चार्ज में, चार्ज की वजह से होता है, जो एक छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। यही इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर ये देखेंगे, यही इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा ही कुछ फील्ड जनरेट करता है, ये वाला। तो यही इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है और ये इस कागज के टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित करने लगता है, खींचने लगता है। तो यही होता है आवेश होता है, यही इसको इलेक्ट्रिक चार्ज बोलते हैं। तो बहुत इजीली मैंने आपको समझाया है और उम्मीद करता हूँ कि ये आप समझ गए होंगे। अब जो अगला टॉपिक जो देखते हैं वो है प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज क्या होता है, देखिए, चार्ज इज कन्वर्ज, क्या होता है कि आवेश संरक्षित रहता है। चार्ज इज कंजर्व्ड मतलब आवेश संरक्षित होता है। मतलब इसका ये अर्थ ये निकलता है कि जो आवेश होता है, चार्ज जो होता है, वो संरक्षित किया जा सकता है। जैसे बैटरी में होता है, बैटरी में क्या होता है, आवेश को संरक्षित हम लोग कर लेते हैं। मतलब जब भी कोई काम आता है तो उस बैटरी से हम लोग किसी चीज़ से काम करा लेते हैं। मतलब किसी चीज़ का अगर कोई काम कराना होता है तो जैसे बैटरी हो गया, तो उससे हम लोग काम करा लेते हैं।
अगर लाइट जलाना है तो बैटरी को ऐसे जोड़ देंगे तो लाइट जलने लगेगा। तो मतलब बैटरी में पहले से वो फिक्स कर लेते हैं, कंजर्व कर लेते हैं, आवेश संरक्षित हम लोग कर लेते हैं। लाइक चार्ज होता है, लाइक चार्ज का मैंने आपको बताया था, ये एक जैसे जब लाइक चार्ज का मतलब कि जब एक जैसे चार्ज होते हैं, आवेश होते हैं, तो वो रिपल करते हैं, मतलब एक दूसरे के साथ ये दूर भागते हैं। और अनलाइक चार्ज जो होता है वो एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट करता है। तो ये प्रॉपर्टीज इसका गुण हो गया। चार्ज इज क्वांटनाइज्ड, इसका मतलब क्या हो गया? क्वांटनाइज का मतलब क्या होता है, इसको देख लीजिए। इसका देखिए, आवेश कोई भी रैंडम वैल्यू नहीं आता है, आवेश का कोई रैंडम वैल्यू नहीं आता है, रैंडम वैल्यू नहीं आता। ये हमेशा इलेक्ट्रॉन के जो चार्ज होता है उसका मल्टीपल होता है, ये इलेक्ट्रॉन के चार्ज का मल्टीपल होता है। जैसे इसे क्वांटनाइजेशन ऑफ चार्ज भी बोलते हैं। जैसे Q बराबर यानी इसका फॉर्मूला है Q बराबर NE। अब इसको अगर हम निकालते हैं, मान लीजिए यहाँ पर कुल जो Q जो है ये कुल आवेश है, टोटल आवेश, Q जो है टोटल आवेश है, और N एक क्या है, पूर्णांक इंटीगर, जैसे 1 2 3 ये चलता जाएगा अनंत तक। तो ये एक पूर्णांक नंबर होता है। और E क्या है, ये इलेक्ट्रॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन का आवेश, जो इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है उसका वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है, कूलाम। तो इसका जो वैल्यू है ना, ये आपको याद रखना है, क्योंकि ये हर जगह ये काम आता है, इसका ये वैल्यू हर जगह काम आता है। तो इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है उसका वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। चलिए एक इसको एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं। मान लो कि किसी वस्तु पर 4.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम आवेश है, ठीक है। तो क्या ये संभव है? चलो इसको चेक कर लेते हैं। तो Q बराबर NE, इसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, Q बराबर NE। किसी वस्तु पर 4.8 10⁻⁻19 कूलाम है। तो ये पूछता है कि क्या ये संभव हो सकता है कि किसी वस्तु पर इतना आवेश हो सकता है। तो इसको चेक करने के लिए हम तो इसके फार्मूला में इसको रखते हैं। तो फार्मूला हमारा जैसे Q का ये वैल्यू ये हो गया, Q का वैल्यू, और N का वैल्यू हम लोग निकालेंगे, N का वैल्यू निकालेंगे, और E का इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो तो हमको पता है कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है। तो 4.8 इंटू 10⁻⁻19 इक्वल और N इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो ये 10⁻19 और 10⁻19 ये कट जाता है, अब बचा N बराबर 4.8 इंटू 1.6। तो इसका वैल्यू जो आएगा वो आता है 3, इसका वैल्यू 3 आता है। तो क्या ये पूछता है ये संभव है? तो जो देखिए यह एक पूर्णांक हो गया, ये पूर्णांक नंबर है। ये जो N बराबर भी मैंने बताया ना 1 2 3 4, ये मतलब ये दशमलव में नहीं होता है, ये अनंत तक जाता है लेकिन दशमलव में नहीं होता है। तो ये इसको एक पूर्णांक नंबर बोलते हैं। जीरो भी जीरो से स्टार्ट नहीं होता है, ये जीरो से, पूर्णांक नंबर जो होता है वो 1 से स्टार्ट होता है। तो इसमें 3 आता है, यानी इसका ये एक पूर्णांक नंबर हो गया। तो ये संभव हो सकता है, संभव है, इसका जो वैल्यू 3 आता है तो मतलब इसका संभव है। लेकिन अगर Q बराबर, अगर वहीं पर Q बराबर मान लीजिए 2.5 इंटू 10⁻⁻19 दिया होता तब क्या होता? तो देखते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19, तो ये कट जाता है। अब N बराबर 2.5 इंटू 1.6, इसका वैल्यू आएगा 1.5625। तो ये दशमलव में आता है, तो ये एक पूर्णांक नंबर नहीं है। तो इसका मतलब कि ये चार्ज कभी भी संभव हो ही नहीं सकता कि किसी वस्तु पर इतना, मतलब 2.5 इंटू 10⁻⁻19 इतना आवेश हो सकता है, ये संभव हो ही नहीं सकता। तो ये अगर इसका इतना वैल्यू देगा तो कुल मिलाकर हमको जो मतलब क्वांटनाइजेशन ऑफ चार्ज जो निकलता है ये बोलता है कि यदि N का जो वैल्यू आता है यदि पूर्णांक में है, पूर्णांक में है, तो वो क्या होता है कि वो संभव हो सकता है कि किसी वस्तु पर उतना आवेश होगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये तो समझ गए होंगे क्या होता है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज जैसे कि मैंने बताया, ये कंजर्वेशन, आवेश संरक्षित होता है। तो इसका होता है कि आवेश ना तो बनाया जा सकता है, आवेश को ना तो बनाया जा सकता है, ना तो
मतलब खत्म किया जा सकता, बस एक दूसरे के साथ मतलब इसको एक जगह से दूसरी जगह तक बस इसको ट्रांसफर किया जा सकता है, एक जगह से इसको दूसरी जगह तक ट्रांसफर किया जा सकता है। इसको ही कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बोलते हैं। जैसे एग्जांपल से समझिए, जैसे तुम जब एक रूलर को, इंच पटरी को आपने लिया था और ऐसे कागज के टुकड़े को पास जब आप लेकर गए थे, तो उसमें जैसे बालों पर रगड़ने के बाद रूलर में क्या होता है, इलेक्ट्रिक जनरेट होता है, इलेक्ट्रॉन जनरेट होता है, माइनस इलेक्ट्रॉन, तो उस कागज के टुकड़ों को अपनी ओर ये आकर्षित करता है। तो इसका मतलब यही होता है कि जो निगेटिव चार्ज होता है वो अपनी ओर आकर्षित करता है कागज के टुकड़ों को, और बाल क्या होता है, ये पॉजिटिव होता है, बाल जितने हैं ये पॉजिटिव और ये निगेटिव है। तो इसका मतलब यही है कि जो कुल चार्ज था रूलर प्लस बाल वही रहता है जो पहले शून्य था, मतलब इस रूलर में कुछ नहीं था, आवेश कुछ नहीं था, बस हम लोग बालों को जैसे ही रगड़ते हैं तो इसमें चार्ज जनरेट हो जाता है। तो मतलब ये एक जगह से जो चार्ज होता है एक जगह से दूसरी जगह ये ट्रांसफर किया जा सकता है, इसका मतलब यही निकलता है। चलिए अब जो अगला टॉपिक है वो कंडक्टर्स और इंसुलेटर के बीच है। ये कंडक्टर्स और इंसुलेटर ये होता क्या है, तो देखिए कंडक्टर्स जिसको हिंदी में बोलते हैं चालक, जिनमें आवेश क्या होता है, आसानी से प्रवाहित हो सकता है। आवेश मतलब चार्ज, चार्ज आवे जो आसानी से फ्लो करे वो कंडक्टर्स होते हैं। जैसे तांबा हो, ये मेटल का होता है तांबा, एल्युमिनियम हो गया, तो इसमें जो आवेश होता है, चार्ज जो होता है, जैसे देखे होंगे कि तांबे का तार होता है, एल्युमिनियम का तार होता है, उसमें लाइट जो हमारे घर में बिजली का जो लगाया जाता है वायरिंग, तो उसमें तांबे का तार भी होता है, एल्युमिनियम का तार होता है, तो उसमें लाइट को प्रवाह किया जा सकता है, मतलब आवेश उसमें फ्लो करता है। इंसुलेटर कुचालक जो होती है, जैसे लकड़ी हो गया, लकड़ी में कभी भी क्या आपने कभी देखा है कि अपने घरों में ऐसे जो बिजली का तार होता है वो लकड़ी का होता है, रबर का होता है? नहीं होता है, क्योंकि उसमें आवेश मतलब प्रवाह नहीं होता है, चार्ज जो होता है वो फ्लो नहीं होता है, इसलिए हम लोग उसको इंसुलेटर बोलते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं बेसिक लॉ ऑफ कूलाम्ब। ये बेसिक कूलाम्ब का नियम क्या होता है, तो इसको समझेंगे हम लोग कूलाम्ब के नियम को। तो असली मसाला जो है कूलाम्ब का, ये कूलाम्ब का ये बताता है कि दो आवेशों के बीच कितना फोर्स लगता है। जो असली मसाला बोले तो ये कूलाम्ब के नियम ये बताता है कि दो आवेशों के बीच कितना फोर्स लग रहा है, ये हमको कूलाम्ब के नियम से पता चलता है। द फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्ज एंड इररिवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो कुल मिलाकर हमारा जो कंक्लूजन यही निकलता है कि दो आवेशों के बीच कितना बल लगता है, ये हमको कूलाम्ब के नियम से पता चलता है। और इसका जो फॉर्मूला है ये है F इक्वल के Q1 पॉइंट Q2 अपॉन आर स्क्वायर। देखिए के इसको एक एक करके हम लोग ब्रेक डाउन करके समझेंगे क्या है। जैसे के जो है, F जो है, ये फोर्स और ये बल, इसको बल बोलते हैं, फोर्स बोलते हैं, और इसका यूनिट जो होता है न्यूटन में निकाला जाता है। यूनिट समझते होंगे क्या है, अगर 11th का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे यूनिट मेजरमेंट, तो उसमें ये यूनिट हम लोग को पता चलता है वहाँ से। तो यफ जो है, यफ बल बोलते हैं यफ को, और यहाँ पर Q1 और Q2 जो दिया है, Q1 और Q2 ये आवेश है, चार्ज है, यानी दो आवेशों के बीच की ये जो दूरी है ये आर स्क्वायर, इसका ये हमको बताता है कि प्रोपोर्शनल में होता है। जैसे अगर इसको हम एक उदाहरण से अगर हम इसको समझेंगे, और लेकिन हाँ के का जो वैल्यू है इसका हम लोग देखेंगे, ये कूलाम्ब स्थिरांक है, यानी कूलाम्ब कांस्टेंट है होता है, उसमें ये इसका जो वैल्यू के का जो वैल्यू होता है ना, ये होता है 9 × 10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर कूलाम्ब स्क्वायर, ये इसका वैल्यू होता है। और जो ये जो होता है Q1 और Q2 ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं ताकि बल की मात्रा निकाला जा सके। तो जो Q है ये पॉजिटिव में लेते हैं, हमेशा पॉजिटिव में लेंगे, ये पॉजिटिव लेंगे, तो ताकि बल का जो फोर्स है ना उसका हम लोग यूनिट आसानी से निकाला जा सके, इसलिए इसको हम लोग देखते हैं। अब थोड़ा इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से समझेंगे। मान लो दो आवेश है Q1 और Q2, ठीक है, Q1 और Q2। अब इनका जो वैल्यू दिया है +2 म्यू कूलाम्ब, और जो दूसरा है -3 म्यू कूलाम्ब, और इनके बीच की जो दूरी है r 2 मीटर का है। तो फोर्स कितना लगेगा, ये पूछा है, फोर्स कितना लगेगा। तो फोर्स देख लेते हैं।
थोड़ा इसको इधर रखते हैं। अब हम लोग देखेंगे फोर्स कितना लगता है। तो हमारा जो फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था एफ इंटू इक्वल के, सॉरी के इंटू Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। तो हमारा फार्मूला यही था। अब इसी फार्मूला पर हम लोग इसको रखेंगे तो के का वैल्यू जो देता है वो क्या होता है, के का वैल्यू 9 इंटू 10⁹ ठीक है। और हमारा जो क्यू का वैल्यू दिया है 2, और म्यू का वैल्यू क्या होता है, यहाँ पर म्यू दिया है तो म्यू का वैल्यू होता है 10⁻⁻6। म्यू का वैल्यू 10⁻⁻6 मीटर होता है। तो यहाँ पर 2 इंटू -6 फिर से, और Q2 का वैल्यू दिया है 3 इंटू 10⁻⁻6 और टोटल का आर स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, ठीक है। टोटल का 2 का स्क्वायर देखेंगे। अब इसका वैल्यू हम लोग निकालते हैं तो 2 गुणे 3 तो मतलब 9 गुणे 6 गुणे ये 10⁻6 6 12 -12 और 10⁹ टोटल का 4, ठीक है। टोटल का 4 और इक्वल तो कितना आता है 9 इंटू 6 54 इंटू, और ये इसमें माइनस करेंगे तो कितना आएगा 10⁻³ अपान 4। अब इसका टोटल वैल्यू जो हमारा निकल कर आता है वो है 13.5 इंटू 10⁻³ अब -3 पर अगर इसका वैल्यू पुट करेंगे तो 0.01, क्योंकि ये दशमलव इधर चला जाएगा तो 0.135 न्यूटन। तो इसका फोर्स जो आता है 0.0135 न्यूटन आता है। तो इसका बल यही होगा। चूंकि आवेश जो है वो अलग अलग होगा, आवेश क्या है अलग अलग है, एक पॉजिटिव है तो एक निगेटिव है, इसलिए ये जो बल जो होता है ये कौन सा बल होगा, आकर्षण बल होगा या प्रतिकर्षण बल होगा। तो हम जैसा मैंने पहले बताया था कि अगर सेम लाइक चार्ज होगा मतलब समान आवेश होगा, पॉजिटिव होगा तो वो रिपल करेगा मतलब एक दूसरे से भागेगा। सेम चार्ज होगा, अनलाइक चार्ज होगा मतलब अलग अलग होगा तो वो एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट करेगा। तो ये अनलाइक चार्ज है, अलग अलग है, तो ये क्या होगा, इसमें आकर्षण बल आता है, आकर्षण बल। तो ये जो बल आता है ये आकर्षण बल है, ठीक है। इतना समझ गए। अब चलिए अगला टॉपिक देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम लोग समझेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। तो द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाई अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। इसका मतलब क्या निकलता है, यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां ऐसा क्षेत्र है मतलब जहां हर कोई अगर कोई आवेश रख देते हैं, मतलब कोई भी चार्ज अगर रख देते हैं तो वो उस पर बल लगेगा कहीं भी। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एक ऐसा क्षेत्र होता है कि अगर उस पर कोई कहीं भी चार्ज रख देते हैं तो उस पर कुछ कहीं ना कहीं उस पर फोर्स लगता है। जैसे इसको समझेंगे अभी। इसका फॉर्मूला क्या होता है, E बराबर F अपान क्यू। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है न्यूटन पर कूलाम, इसका यूनिट निकलेगा न्यूटन पर कूलाम। तो ये इसको सबसे आसान भाषा में मैं आपको बताता हूँ। ये आप एक फाइल देख रहे हैं, ये जैसे इसमें नाच रहा है तो ये इसमें ध्यान से देखेंगे, इसमें पिंक कलर का इसमें 2 आवेश हैं, ये नाच रहा है इधर से इधर ऐसे ऐसे करके नाच रहा है। तो ये जो नाच रहा है ना यही बोल रहा है कि अगर ये एक ऐसा क्षेत्र होता है, फील्ड होता है, अगर इसमें आवेश रख देते हैं, चार्ज रख देते हैं, चाहे माइनस हो या पॉजिटिव हो, अगर रख देते हैं तो इस चार्ज पर वो कहीं ना कहीं फोर्स लगने लगता है। आवेश रखने पर तो उस पर कहीं ना कहीं फोर्स लगने लगता है, और फोर्स लगने के कारण जो फील्ड जनरेट होता है वही इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। तो इसका फॉर्मूला होता है E इक्वल F अपान क्यू। तो मतलब ये E जो होता है ना, E प्रोपोर्शनल F होता है, और E प्रोपोर्शनल का इसका मतलब व्युत्क्रमानुपाती होता है, किसका, आवेश का। प्रोपोर्शनल F होता है, व्युत्क्रमानुपाती इसका Q का आवेश का होता है। तो इसको चलिए समझते हैं। जैसे ये इसको टेस्ट करने के लिए जो E होता है
एफ अपन क्यू। अब ई को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, और एफ को बोलते हैं फोर्स, और क्यू को बोलते हैं टेस्ट चार्ज बोलते हैं। बहुत छोटा पॉजिटिव चार्ज होता है ये बहुत छोटा पॉजिटिव चार्ज होता है। पॉइंट चार्ज के लिए हम लोग क्या करते हैं, पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या करते हैं, तो इसका फॉर्मूला हमारा आता है, पॉइंट चार्ज के लिए बात कर रहा हूँ, के एफ अपन क्यू, ये पॉइंट चार्ज के लिए है। क्यू जो होता है ये सोर्स चार्ज होता है, यहाँ पर जो आता है ये सोर्स चार्ज आ जाता है। का इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है ई अपान एफ अपान क्यू, ई इक्वल एफ अपन क्यू। एफ जो होता है फोर्स होता है, क्यू जो होता है ये आवेश होता है जिसको चार्ज बोलते हैं, और ये जो चार्ज होता है ये टेस्ट चार्ज बोलते हैं इसको। मतलब बहुत छोटा पॉजिटिव चार्ज के लिए इसको टेस्ट किया जाता है। अगर पॉइंट चार्ज की बात करें तो पॉइंट चार्ज की बात करें तो ये इसका जो फॉर्मूला बनता है वो होता है ई इक्वल के क्यू अपान आर स्क्वायर, इसका फॉर्मूला बनता है। जैसे यहाँ पर जो क्यू है ना, ये सोर्स चार्ज हो गया, सोर्स चार्ज, क्यू क्या है, सोर्स चार्ज हो गया, और यहाँ पर आर जो है ये सोर्स डिस्टेंस हो गया, सोर्स डिस्टेंस। जैसे दिशा इसका जो होता है पॉजिटिव चार्ज से बाहर की ओर, ये निगेटिव चार्ज की ओर जाता है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना ये, तो ये मतलब ये पॉजिटिव चार्ज से निकल कर माइनस ये जो निगेटिव चार्ज होता है इसकी ओर जाता है। तो ये फॉर्मूला हम लोग लगाते हैं। जैसे एक हम लोग एग्जांपल से अगर समझेंगे तो आसानी से समझ आ जाएगा। जैसे एक जो चार्ज है उसका +5 म्यू कूलाम दिया है, और आवेश का जो 3 मीटर के दूर पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा, 3 मीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा, तो हम लोग फॉर्मूला में रख देते हैं। तो जो फॉर्मूला था क्यू अपान आर स्क्वायर, फॉर्मूला में रखने के बाद, ये स्क्वायर है, फॉर्मूला में रखने के बाद जैसे के का मान हम लोग को पता है 9 × 10⁹ होता है, और क्यू का जो यहाँ पर वैल्यू है 5 है, और जबकि म्यू का वैल्यू हम लोग जानते हैं 10 पर -6 होता है। ये याद रखिएगा, -6 म्यू मीटर में आता है, ये -6 है, और आर का जो वैल्यू है 3 है, तो 3 का स्क्वायर करेंगे। अब टोटल इसको हम लोग मल्टीप्लाई डिवाइड सब कर देते हैं इसमें, तो 9 × 45 इंटू, और 9 में से 6 निकाल देंगे तो कितना बचेगा, -3, सॉरी माइनस नहीं आएगा, 3 आएगा, तो 3 और अपान 3 3 की 9। अब 9 से ये काट देते हैं 45 को, तो 9 × 45 इंटू 10 पर पावर 3, कितना इसका टोटल वैल्यू कितना आएगा, अगर इसको भी निकालेंगे तो आता है 5000 न्यूटन पर कूलाम। इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है वो विद्युत क्षेत्र कितना, 5000 न्यूटन पर कूलाम आता है, और दिशा कहाँ पर जाएगी, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, जो हम लोग लिए थे +5 लिए थे, तो ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इसलिए ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है इसका जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव होता है, और विद्युत क्षेत्र क्या होता है, ये बाहर की ओर होगा, ये जो इसमें चार्ज जो है ना ये बाहर की ओर भागेगा, चार्ज कहाँ पर, बाहर की ओर भागता है। तो आई थिंक कि ये समझ गए इलेक्ट्रिक फील्ड ये होता क्या है। अब चलिए अगला देखते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल लाइंस। ये क्या है, इलेक्ट्रिक डायपोल लाइन, इसको समझते हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल्स लाइन होता क्या है, मान लीजिए 2 अपोजिट चार्ज हम लेते हैं, जैसे प्लस और माइनस अपोजिट चार्ज लेंगे, तो ये अपोजिट चार्ज क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ मतलब आकर्षित करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो इनमें आकर्षित के यानी एक दूसरे के बीच जो अंतराल होता है, तो इनमें पॉजिटिव जो चार्ज होता है वो निगेटिव की ओर भागता है, तो इनमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट लाइन से, ये जो लाइन मैं बना रहा हूँ, मतलब ये दिखता तो नहीं है लेकिन ऐसे जनरेट होता है, ऐसे आभास किया जा सकता है। तो इस लाइन को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को ही, लाइन के बाद जो हमारा मतलब एक पैटर्न बनता है जिसको हम इलेक्ट्रिक डायपोल्स लाइन कहते हैं, और हमेशा ये जो चार्ज जो होता है, हमेशा ये पॉजिटिव चार्ज हमेशा निकलता है, वो निगेटिव चार्ज की ओर जाता है, यही इलेक्ट्रिक डायपोल्स लाइन होता है। और इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, तो सेम कॉन्सेप्ट वही है कि जैसे 2 समान या विपरीत आवेश एक निश्चित दूरी पर स्थित होती हैं, ये डायपोल को हिंदी में हम लोग बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव,
विद्युत द्विध्रुव बोलते हैं। जैसे दो बराबर हो गया, दो समान हो गया, या दो विपरीत अपोजिट हो गया, ये जब आवेश होते हैं, जैसे प्लस क्यू हो गया, माइनस क्यू हो गया, ये एक दूसरे के मतलब थोड़ी दूरी पर अगर रखे होते हैं तो ये इनको इनको इलेक्ट्रिक डायपोल बोलते हैं। जैसे समझिए हमारा जो पृथ्वी है ना, एक ऊपर की भाग और एक नीचे की भाग को हम लोग क्या बोलते हैं? पोल बोलते हैं। ये पोल बोलते हैं। ठीक वही अगर मान लीजिए यहाँ पर मैं माइनस प्लस क्यू और यहाँ पर माइनस क्यू रख देता हूँ, तो इनके बीच की ये दूरी जो होता है, और इनको पूरा एक डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल हम लोग बोलते हैं। मतलब इनके बीच की दूरी के थोड़ी दूरी पर इस क्रिया का जो इनके बीच के कार्यक्रम जो होता है, क्रियाएं होती हैं, मतलब रखने की दूरी ये रखे होते हैं, तो इसको हम इलेक्ट्रिक डायपोल बोलते हैं, द्विध्रुव बोलते हैं। ठीक है, यही बोलते हैं द्विध्रुव। डायपोल का जो फॉर्मूला होता है ये होता है P इक्वल Q इंटू डी। ये P मतलब डायपोल को हम लोग दर्शाते हैं, द्विध्रुव। तो इसका फॉर्मूला लिख लीजिएगा, P इक्वल Q इंटू डी। ये देखिए Q जो है ना, ये Q, इसको हम चार्ज बोलते हैं, आवेश, चार्ज बोलते हैं। और ये D क्या होता है? ये दूरी, डिस्टेंस हो गया, ये दूरी हो गया, डिस्टेंस। अब जैसे एक फॉर्मूला से ये तो हम लोग देख लीजिए, एक एग्जाम्पल से हम इसको समझते हैं। मान लीजिए एक डायपोल है जिसका वैल्यू, जो आवेश है डायपोल में, इसका आवेश क्या है? एक डायपोल है Q और ये Q, ठीक है। एक का जो वैल्यू दिया है वो है 2 म्यू सी, म्यू जिसका वैल्यू कितना, 10⁻⁻6 होता है, हमेशा याद रखिएगा। और इनके बीच की जो दूरी है डी का वैल्यू कितना दिया है? डी का वैल्यू दिया है 0.01 मीटर। तो फॉर्मूला में पुटअप करते हैं और देखते हैं कि इसका वैल्यू निकलता P, यानी डायपोल इसका निकलता क्या होता है। तो फॉर्मूला में रखते हैं, तो Q का वैल्यू दिया है 2 इंटू 10⁻⁻6 इंटू डी का वैल्यू कितना है? 0.01 मीटर। अब इसको निकालते हैं तो इसका टोटल वैल्यू आएगा, ये अगर इधर जाएगा दशमलव तो हो जाएगा -2, ठीक है। और टोटल डायपोल का वैल्यू आता है, P का वैल्यू हमारा आएगा 2 इंटू 10⁻⁸ कुलाम मीटर। तो ये इसका वैल्यू ये हो गया कुलाम मीटर, ठीक है। उम्मीद है कि ये भी समझ गए होंगे कि इलेक्ट्रिक डायपोल ये होता क्या है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखेंगे कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये होता क्या है। सुपरपोजिशन क्या है? तो यदि एक से अधिक आवेश हो जो किसी विशेष बिंदु पर कुल बल सभी बलों का सदिश योग होता है। सभी बलों का सदिश, ये सबसे इंपॉर्टेंट जो है ना, सभी बलों का सदिश योग यहाँ पर ऐड करने के लिए बोल रहा है। ये चार्ज मत इसको देखिएगा, ये चार्ज नहीं है, ऐड करने के लिए मतलब जोड़ने के लिए बोल रहा है। अगर इस पर दिया है कि यदि एक या एक से अधिक आवेश हो तो किसी विशेष बिंदु पर, मान लीजिए ये जो Q दिया है यहाँ पर, ये देख रहे होंगे, ये एक चार्ज है और यहाँ से एक Q1 निकलता है, आवेश निकलता है Q1, यहाँ से Q2 ये आवेश है। तो इसका रिजल्टेंट जो फोर्स होता है वो क्या होता है? तो रिजल्टेंट फोर्स इसका जो आता है, टोटल वैल्यू जो होता है, सभी बलों का सदिश योग होता है, सभी बलों का। हम लोग शुरुआत में क्या देखे थे? इलेक्ट्रिक चार्ज, जो फोर्स का वैल्यू हम लोग देखे थे कि F इक्वल K Q1 Q2 अपान R²। तो ये जो फोर्स हम लोग निकाले थे, किन के बीच निकाले थे? तो दो आवेश के बीच निकाले थे। जैसे दो आवेश कौन सा था? जैसे Q1 और Q2, इनके बीच की दूरी R, तो इनके बीच की दूरी का हम लोग निकाले थे। तो यही सुपरपोजिशन ये बोलता है कि मान लीजिए किसी एक विशेष बिंदु है, इस पर Q चार्ज है और इस पर अधिक आवेशों का, एक या एक से अधिक आवेश अगर हैं, जैसे Q1 हो गया, Q2 हो गया, Q3 हो गया, Q4 हो गया, तो इनके बीच के ये इसका आवेश और इसका आवेश, फिर से इसका आवेश और इसका आवेश, मतलब इन सभी आवेशों का जो टोटल फोर्स निकलता है वो सभी आवेशों का बलों का योग होता है। जैसे ये F1 के Q इंटू Q1 अपान R², F2 अपान के Q.Q2 अपान R²। तो ऐसे करके बहुत सारे आवेश हैं, तो सभी का जो फोर्स होता है, सभी फोर्स का सदिश योग एक ही होता है। जैसे रिजल्टेंट फोर्स एक ही होता है, F1 प्लस F2 प्लस F3, ऐसे करते हमारा ये फॉर्मूला बनता है। तो उम्मीद है कि सुपरपोजिशन ये समझ गए होंगे कि सुपरपोजिशन ये होता क्या है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अब आगे हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स।
ये क्या है? अब हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है। अगर आप किसी सतह को विद्युत क्षेत्र में रखते हैं, अगर मान लीजिए कोई सतह है, उसको विद्युत क्षेत्र में अगर रख देते हैं, तो उस सतह से होकर जितनी विद्युत क्षेत्र मतलब रेखाएं गुजरती हैं, मतलब इलेक्ट्रिक निकलती हैं, ये दिखता नहीं है, बस ऐसे आभास किया जाता है, इमेजिनरी लाइन होता है ये। तो उनकी कुल संख्या जो होती है, कुल संख्या उस सतह का विद्युत फ्लक्स कहलाता है। कुल संख्या क्या होती है? विद्युत फ्लक्स कहलाता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाई से डिनोट करते हैं, फाई। और ई जो होता है, ई का इसको इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलते हैं। और ए जो होता है सरफेस एरिया है। और कॉस थीटा, ये जो एंगल निकलता है, जैसे ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स की ये जो लाइंस जा रही हैं, तो इस सतह से जो भी एंगल बनती है, ये एंगल बनती है, ये कॉस थीटा होती है। तो जैसे समझते हैं कि मान लीजिए कोई जाल है, ये जाली है, ये हम लोग जाली बना देते हैं। अब इसके ऊपर से हम लोग पानी गिराते हैं, इसके ऊपर से जितना पानी गिराएंगे तो उस जाली से नीचे जितना पानी निकलता है, तो वो पानी जितने एरिया को कवर करता है, वही इलेक्ट्रिक फ्लक्स जैसे कहलाता है। जैसे ये पानी का मतलब इसका समझिए, केवल इसका एग्जांपल दिया हूँ, तो ठीक वैसे ही जितना इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक जो होता है, वो जितनी लाइन से मतलब जितनी क्षेत्रफल से वो निकलती हैं, वही इलेक्ट्रिक फ्लक्स होती है। जितनी क्षेत्रफल से निकलती हैं, वही इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाता है। तो इसका वैल्यू इसका फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो अब हम लोग देखते हैं गॉस थ्योरम। ये गॉस थ्योरम क्या होता है? देखिए, गॉस थ्योरम जो होता है, ये एक जादुई नियम इसको भी बोल सकते हैं। गॉस थ्योरम को इसको एक जादुई नियम भी बोल सकते हैं, जो विद्युत क्षेत्र को कैलकुलेट करने में मदद करता है। विद्युत क्षेत्र मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसको कैलकुलेट करने में इसका जो डिफिनेशन होता है, किसी बंद सतह से, ये जो सात जो दिया है ना, इसको सतह कर लीजिए, यहाँ गलती से 7 लिख दिया गया है, यहाँ पर सतह होगा। किसी बंद सतह से होकर गुजरने वाला, ये बंद सतह है, ये बॉक्स आप जो देख रहे हैं, ये बंद सतह है। तो बंद सतह से होकर गुजरने वाला जो कुल विद्युत फ्लक्स होता है, विद्युत फ्लक्स मैंने अभी आपको बताया था कि एक सतह से जितनी विद्युत रेखाएं निकलती हैं, इलेक्ट्रिक लाइंस निकलती हैं, तो उसको मतलब जितनी क्षेत्रफल को वो कवर करती हैं, उसको विद्युत फ्लक्स बोलते हैं। तो वही इसमें बोला गया है गॉस थ्योरम में, कि एक बंद सतह से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उस सतह के भीतर भीतर स्थित कुल आवेश, मतलब इस सतह के भीतर जितना आवेश होता है पहले से, वो 1/एप्सिलॉन नॉट का गुना होता है, एप्सिलॉन नॉट का गुना होता है। अब इसको एक हम लोग फॉर्मूला से समझेंगे, और वो फॉर्मूला है, जैसे ये बोला है, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1 क्या बोला है, 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज ऑफ इनक्लोज विद इन इट। तो इसका फॉर्मूला निकलेगा क्यू, ये जो साई है, फाई इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन इलेक्ट्रिक लाइंस इंटीग्रेशन ई इंटू डी ए। तो ये बंद सतह से निकलने वाली जो फ्लक्स होती हैं, तो 1/एप्सिलॉन नॉट की गुना होती है। तो इसका फॉर्मूला होता है फाई इक्वल इंटीग्रेशन ई क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और जो ए है वो डिफरेंशियल मतलब सरफेस एरिया हो गया। और इसका टोटल जो फॉर्मूला निकलता है, ये Q/एप्सिलॉन नॉट होता है, मतलब एप्सिलॉन नॉट का गुना होता है। ये जो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है ना, वो एप्सिलॉन नॉट का गुना होता है, वो किसका, Q का, आवेश का होता है। तो यही निकलता फॉर्मूला, ये बनता है फॉर्मूला। जैसे हम लोग अब एक एग्जांपल से समझेंगे तो इसको अच्छी तरह समझ आ जाएगा। और जैसे ये विद्युत फ्लक्स हो गया, ठीक है, ये साई ई को क्या बोलते हैं, विद्युत फ्लक्स बोलते हैं। ये आपको समझने के लिए लिख देता हूं, विद्युत फ्लक्स, ठीक है। क्यू जो है वो बंद सतह के लिए अंदर कितना कुल आवेश है, टोटल बंद सतह में, ये बंद सतह में कुल कितना चार्ज है, ये चार्ज का है। और एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू होता है, ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का होता है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसका वैल्यू जो होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हम एक
एग्जाम्पल से इसको समझेंगे। एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू है ना, इसको आप याद रखिएगा क्योंकि ये हर जगह काम आता है, इसका वैल्यू चेंज नहीं होता है। जैसे एक गोले के केंद्र में एक गोला है, इसके केंद्र में गोला जैसे होता है ना, एक बॉल जो होता है ना वो बंद होता है, तो एक गोले के केंद्र में जो क्यू जो है इसका वैल्यू दिया है, क्यू का वैल्यू कितना दिया है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 दिया है आवेश कूलाम। ठीक है। अब गोले की जो सतह है पर कितना फ्लक्स कितना होगा, फ्लक्स पूछा कितना होगा, गोले की सतह पर फ्लक्स कितना होगा। तो इसको फ्लक्स निकालने के लिए जैसे कि फॉर्मूला में पुट डाउन कर देंगे, तो Q का जो वैल्यू है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम, और एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू होता है 8.85 इंटू 10⁻12, और 12 कितना होता है कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। तो अगर इसका वैल्यू हम लोग रख देंगे तो ये से ये कट जाता है, कटने के बाद आता है कूलाम अपान कूलाम स्क्वायर, और न्यूटन मीटर ऊपर चला जाता है, तो ये एक कट जाता है, तो इसका टोटल आता है एक न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। इसका वैल्यू आता है 1 न्यूटन पर मीटर 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। तो उम्मीद करता हूं कि दोस्तों यहाँ तक अगर वीडियो देख लिए हैं, अगर इसमें एक टिप्स मैं आपको बता देता हूँ। टिप्स यही है कि जो कूलाम को याद रखने का, जो कूलाम का नियम है, ये न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के जैसे है। जैसे उसमें m1 m2 होता है ना, m1 m2 की जगह हम लोग क्या लगा देते हैं q1 q2, और g की जगह क्या लगा देते थे k लगा देते हैं। तो ये इसका टिप्स यही है कि अगर आपने गुरुत्वाकर्षण नियम पढ़ा होगा तो उसके जगह पर बस m1 m2 के जगह आवेश को इसमें रिप्लेस कर देंगे, और g की जगह को k को रिप्लेस कर देंगे। और इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर समझते हो तो इसको एक बार में ये समझेंगे कि ये बस एक माहौल है, इलेक्ट्रिक फील्ड बस एक माहौल है जहाँ चार्ज को धक्का लगता है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना, यहाँ पर चार्ज को एक धक्का लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज पर एक धक्का लगता है, बस इसी को इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। बस थोड़ा सा ये टिप्स था आपको बताने जैसा, तो उसको मैंने बता दिया। और गॉस का जो लॉ है, गॉस थ्योरम, तो इसमें ये कहता है कि जब चार्ज सिमेट्रिक होता है, जब चार्ज सममित यानी सिमेट्रिक होता है, जैसे गोला या सिलेंडर, तो गॉस का जो नियम होता है वो एक बेस्ट फ्रेंड जैसा होता है। तो मैं आपको एक होमवर्क देना चाहता हूँ। अगर वीडियो आप देख रहे होंगे, कितने बच्चे देखते हैं इस वीडियो को, आई डोंट नो कि कितने देखते होंगे, मैं इस होमवर्क देता हूँ। ये वीडियो हमेशा मेरे चैनल पर अपलोड ही रहेगा, इसको डिलीट नहीं किया जाएगा, लेकिन कभी भी अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो ये होमवर्क आपके लिए है। अगर दो आवेश है, ये अगर दो आवेश प्लस 4 म्यू कूलाम आवेश है, 1 मीटर की दूरी पर रखा है, 1 मीटर की दूरी पर रखा गया है, तो उनके बीच कितना बल होगा, ये आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं, और कमेंट सेक्शन में ये हमें लिख कर बताइएगा। तो उम्मीद करता हूं कि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब कर लिए होंगे और वीडियो को लाइक भी कर लिए होंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और सेकेंड चैप्टर में हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।